हमारी बहुत सी परंपराएं इसलिए टूट गई, छूट गई कि हमें यह नहीं मालूम था कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया जब नई पीढ़ी ने उस पर प्रश्न करना शुरू किया, पुरानी ने उसको उसी रूप में अपनाया, नई ने उसको प्रश्न करना शुरू किया। उसका कोई उत्तर नहीं था तो उन्होंने कहा छोड़ दीजिए। फिर 50-100 साल बाद समझ में आया, ओ हो माय गॉड, वो बात तो बहुत बढ़िया थी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे उसका एक छोटा सा उदाहरण है हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पारिवारिक व्यवस्था। तो एक लगभग आजादी के बाद का 50 साल का पीरियड ऐसा गुजरा जिसमें हमें बार बार यह समझाया गया हर मूवी के अंदर कि ये मां बाप जो बच्चों की शादी कर दे रहे हैं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और ये जो लड़का और लड़की सारी दीवारें तोड़ करके शादी करना चाह रहे थे, इनसे बड़ा देवी और इनसे बड़ा देवता कोई भी नहीं है। और जब उन्होंने मां बाप को डिफाई करके शादी किया तो फिर मूवी यहां पर खत्म हो गई कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर देयर आफ्टर। किसी ने बाद में जाकर के चेक नहीं किया कि उनका हुआ क्या। अब समझ में आ रहा है कि वो तो दे आर ऑल डिसास्टर्स मोर ऑफन देन नॉट। लेकिन अब हमारे पास वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस न माने, हम माने कि यह फिजिक्स है, यह बायोलॉजी है। तो जब यह स्पष्ट रहेगा तो फिर हमें दुविधा नहीं होगी। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं द साइंस ऑफ ब्रेथ, श्वास का विज्ञान क्या है। कल बहुत थोड़ी सी मैंने आपसे चर्चा की थी, आज मैं थोड़ी सी उसकी विस्तार में आपके साथ चर्चा करूंगा। श्वास की गति और लय मेरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का थर्मामीटर है, बैरोमीटर है। Rhythm and speed of the breath is the barometer of my physical, mental and emotional health. मेरे शरीर में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो मेरे श्वास की गति और लय दोनों में अंतर आना ही आना है। किसी व्यक्ति को यदि बुखार है, आप उसका फीवर चेक कर देख लीजिए, उसका फीवर स्टेबल होगा ही नहीं, इरेटिक होगा। और श्वास की गति और लय दो तरह से चलती है, एक लेफ्ट कितना चल रहा है और राइट कितना चल रहा है, दूसरा कि वह धीमे धीमे संगीत में, मंद स्वर में, गहराई के साथ चल रहा है अथवा बहुत तेजी से ऊबड़ खाबड़ चल रहा है। तो इनका एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है इस बात को बताने के लिए कि हम स्वस्थ हैं अथवा अस्वस्थ हैं। कभी आपको इंस्टेंट चेकिंग करनी हो, रात को नींद नहीं आ रही हो और विचार बहुत ज्यादा आ रहे हो, तो अपनी ब्रेथ को चेक कर लीजिएगा और आप पाएंगे कि आपकी ब्रेथ स्टेबल नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रेथ। Breath is erratic, breath is fast, breath is not rhythmic. You are not having a control over your breath. कभी आपके भावों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो तो आप देख लीजिएगा कि आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है। गुस्सा आएगा तो श्वास की गति और लय बिगड़ेगी, भय आएगा तो श्वास की गति और लय बिगड़ेगी, घृणा के भाव आएंगे, जिस अनुपात में आएंगे, जिस सघनता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ आएंगे, उसी अनुपात में हमारे श्वास की गति और लय बिगड़ेगी। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहां बैठी हैं डॉक्टर देशना जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जब डिप्रेशन और एग्रेशन के केसेज आए, तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूनाइटेड किंगडम में यह बात सिखाई गई है कि नहीं सिखाई गई, लेकिन आप जरूर चेक कीजिएगा कि उसका लेफ्ट ब्रेथ ज्यादा चल रहा है कि राइट ज्यादा चल रहा है। जो एग्रेसिव बिहेवियर वाला होगा उसका राइट ज्यादा चलेगा, जो डिप्रेसिव बिहेवियर वाला होगा उसका चंद्र स्वर ज्यादा चलेगा, लेफ्ट ज्यादा चलेगा।
और जो स्वस्थ होगा उसका दोनों का अनुपात में चलेगा, बराबर बराबर चलेगा, अपने आप अल्टरनेट होता है, आपको बदलना नहीं पड़ता। मैंने कल आपसे कहा था कि नेचर इज बाइनरी, दो पक्ष हैं, प्रतिपक्ष नहीं है, एक दूसरे के पूरक पक्ष है, और दोनों साथ चलते हैं तब हमारा कोई भी कार्य निष्पादित हो पाता है, पूरा हो पाता है। तो प्रकृति ने व्यवस्था की है कि पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा, फिर राइट चलेगा, फिर लेफ्ट चलेगा, फिर राइट चलेगा, अल्टरनेट अपने आप करता है। और यदि हमारे स्वास्थ्य में कहीं भी परिवर्तन आएगा, उस अल्टरनेशन में फर्क आएगा। इसे स्वर विज्ञान का नाम भी दिया जाता है। ब्रीदिंग को स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर का मतलब बोलने वाला विज्ञान नहीं, स्वर का मतलब श्वास के चलने का विज्ञान। और जो स्वर विज्ञानी हैं वे सांस के चलने को देखकर यह भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और बहुत चीजें वो प्रिडिक्ट करते हैं, कौन सी बात होनी है, कौन सी नहीं होनी, आप सफल होंगे नहीं होंगे, आपका काम होगा कि नहीं होगा, कितने दिनों में होगा। वह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वतंत्र विज्ञान है कि किस प्रकार से केवल लेफ्ट स्वर चल रहा है कि राइट स्वर चल रहा है, वो कितना डीप है, कितना शैलो है, और उस वक्त ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसको देख करके स्वर विज्ञानी आपको इंस्टेंटली बता देता है कि आपको इस काम में सफलता मिलेगी कि सफलता नहीं मिलेगी। हो सफलता मिलेगी तो कितने दिनों में मिलेगी, कैसे मिलेगी। यह अपने आप में एक स्वतंत्र और बहुत बड़ा विज्ञान है। और जिसकी इसमें रुचि हो, ये जानना चाहते हो, तो 7 और 8 जून को अध्यात्म साधना केंद्र में इंदौर से डॉक्टर राजेंद्र जैन आ रहे हैं। आप इंटरनेट पर जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे स्वर विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता है, पहले भी 2 वर्कशॉप यहां कर चुके हैं, तीसरी वर्कशॉप फिर लोगों की डिमांड हुई तो 7-8 जून को यहां अध्यात्म साधना केंद्र में ही ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। परंतु वह तो एक स्वतंत्र विषय है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपके भीतर कहीं भी परिवर्तन होगा तो श्वास में परिवर्तन होगा। अमेरिका से एक डॉक्टर यहां आए हुए थे और उनको लेकर आए थे डॉक्टर एस.सी. मनचंदा। आप में से कुछ लोग डॉक्टर एस.सी. मनचंदा जी से जरूर परिचित होंगे, जो हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि डॉक्टर एस.सी. मनचंदा पद्मश्री रहे, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के कंसल्टेंट रहे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी रहे, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहे, और आजकल गंगाराम में पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके कैंप में भी वो एक दिन के लेक्चर देने के लिए आए, हम उनको रिक्वेस्ट किया करते हैं तो वे आते हैं अपने टॉक को डिलीवर करने। तो वे एक अमेरिका के किसी डॉक्टर को मेरे पास लेकर आए, और वे आए कहने लगे कि हम बोलने के द्वारा कैसे बीमारी का पता लगाया जाए इस पर शोध कर रहे हैं, और कितने $100 मिलियन हम उस पर खर्च कर चुके हैं। हमें लगभग 60 to 70% सफलता मिल चुकी है कि कोई आदमी जब बोलता है तो उसकी आवाज सुनकर हम इस बात का पता लगाए कि वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है। तो हमने कहा ये कैसे पता लगाएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि जब आप बोलते हैं तो बोलने में श्वास का उपयोग होता है। तो जब शरीर में कोई चेंज आएगा, मन में कोई चेंज आएगा, तो आपकी ब्रीदिंग में चेंज आएगा, ब्रीदिंग में चेंज आएगा तो आपकी आवाज में परिवर्तन आएगा। और हम गैजेट्स के माध्यम से उस आवाज को पकड़ रहे हैं और ये स्टडी कर रहे हैं कि किस आवाज में क्या परिवर्तन होने से किस बीमारी का संकेत मिलता है। और हमें लगभग 70% सफलता मिल चुकी है कि केवल आवाज सुनकर हम यह पता लगा सके कि किस व्यक्ति को क्या बीमारी है। मैंने उनको हंसकर पूछा कि क्या आपका इरादा क्या है? ये सारी डायग्नोस्टिक लैब्स, ये टेस्टिंग लैब सारी बंद करवा देने वाले हैं क्या आप? कि केवल बोली को सुनकर आप यह पता लगाकर बता देंगे कि आपको क्या बीमारी है? ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। तो वे हंसने लगे, वे कहने लगे कि हमें आधी सफलता मिली है, अभी रिलायबिलिटी लेवल और करेंगे, और इसलिए हम ग्लोबल लेवल पर टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि किसी देश के व्यक्तियों की बोली के साथ भी इसका कोई संबंध है क्या। तो भारत में भी ऐसे सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और यहां पर भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। और डॉक्टर मनचंदा जी मेरे पास इसी काम के लिए उनको लेकर आए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जो बात आश्चर्य लगती है, जिस बात पर हमें विश्वास करने में कठिनाई हो रही है, उस पर पश्चिम में
अरबों अरबों रुपया खर्च कर शोध हो रहा है कि श्वास की गति और लय किस प्रकार से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जिस प्रकार के विचार होंगे, जितनी सघनता के साथ या जितने धीमे धीमे श्वास आएंगे, गुस्से के विचार हैं कि प्रेम के विचार हैं, चिंता के विचार हैं कि शांति के विचार हैं, जैसी उसकी क्वालिटी होगी और जैसी उसकी इंटेंसिटी होगी, उसी अनुपात में, उसी के अनुसार श्वास की गति और लय होगी। जैसे मेरे इमोशंस होंगे वैसी ही मेरी श्वास की गति और लय होगी। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, तीनों का सीधा संबंध मेरे श्वास के साथ है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति क्रोध में हो और श्वास उसका बहुत संगीत में मंद मंद एक समीर की तरह चल रहा हो, और ऐसा भी संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति की श्वास बहुत ही संगीत में मधुर मधुर चल रही हो और वह क्रोध में हो। जैसे भाव होंगे, बाइनरी इन नेचर, प्रकृति ने पूरे के पूरे प्रकृति के नियमों को दो भागों में बांटा है और एक दूसरे के पूरक है। लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, और दोनों के संतुलन से हमारा जीवन चलता है। स्वर विज्ञानी कहते हैं कि इतने घंटे तक यदि एक ही स्वर चलता रहे, आपका लेफ्ट चल रहा है, राइट चल ही नहीं रहा है, आपको जुकाम भी होना तो आप नोट कर लीजिएगा, जुकाम भी हो तो आप नोट कर लीजिएगा कि आपकी दोनों नाक एक साथ ब्लॉक नहीं होती। कभी एक ब्लॉक होगी, दूसरी खुलेगी, उस पर जोर पड़ेगा, कभी दूसरी ब्लॉक होगी, पहले खुलेगी, क्योंकि अगर दोनों ब्लॉक हो जाएंगी तो मुंह से सांस लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक चले, क्योंकि अगर केवल एक चलेगा तो आफत आ जाएगी। केवल लेफ्ट चलता रहेगा तो बीपी लो चला जाएगा, और किस लेवल पर बीपी लो जाकर के क्या हो जाएगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। केवल राइट चलेगा तो फिर बुखार आ जाएगा, फिर आपको कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो हमारी सुपर इंटेलिजेंस अपने आप इस बात की व्यवस्था करती है कि कैसे ब्रेथ को अल्टरनेट करना है। हाँ, ये तो हो सकता है कि इसको बंद कर दिया और यहां से लेना शुरू कर दिया, लेकिन संतुलन प्रकृति बना करके रखती है, और प्रकृति ये बताती है कि ये मैनिफेस्टेशन है। श्वास के साथ दूसरी बात और है जिसकी मैंने फिर कल आपसे चर्चा की थी। श्वास केवल ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना नहीं है। ब्रेथ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई वाइटल एनर्जी, मेरी प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देता, स्थूल रूप में उसको श्वास हमें बताती है। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन जलने वाला बल्ब यह बताता है कि करंट की धारा कैसी है। आप करंट को छू नहीं सकते, आप करंट को महसूस नहीं कर सकते, आप करंट को सूंघ नहीं सकते, आप किसी भी इंद्रिय से करंट को, सेंसरी ऑर्गन से नहीं जान सकते, लेकिन करंट मैनिफेस्टेशन होता है किसी बिजली के बल्ब में, किसी एयर कंडीशनर में, किसी मशीन में। वहां से आपको मालूम हो जाएगा कि उस करंट का प्रवाह कैसा है, कम है, ज्यादा है, इरेटिक है, रेगुलर है। इसी प्रकार से प्राण शक्ति को आप देख नहीं सकते, किसी गैजेट के ऊपर आप मेजर नहीं कर सकते। अभी तक वो गैजेट विकसित नहीं हुआ है, कल हो जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको मेजर करने का एक तरीका है हमारा श्वास। प्राण शक्ति मेरी कैसी है उसका पता लगाना हो तो श्वास को देखना होगा। और योगिक साइंस में चूंकि यह बात बहुत स्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने श्वास के ऊपर बहुत काम किया और उसके माध्यम से अपनी प्राण शक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। प्राण शक्ति के ऊपर उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। केवल भारतीय परंपरा में यह देखने को मिलता है कि एक योगी नीचे गुफा में जाकर 1 महीने के लिए बंद कर लेट गया और 1 महीने के बाद वापिस आ गया, क्योंकि उसने श्वास के ऊपर इतना नियंत्रण कर लिया कि अब श्वास का आना जाना ही बंद हो गया, सूक्ष्म हो गया। कहते हैं कि प्राण को उसने अपने मस्तिष्क में स्थिर कर लिया। इस प्रकार से उसने व्यवस्था कर ली। यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने प्राण के ऊपर नियंत्रण कर लिया। श्वास पर नियंत्रण कर लिया मतलब प्राण पर नियंत्रण कर लिया। हमारी आयु सालों में है कि सांसों में है?
उसके सांस इतने ही थे पूरे हो गए। कोई ये नहीं कहता उसके साल इतने ही थे पूरे हो गए, उसके सांस इतने ही थे। एक साल में अंदाज लगाया है कितने सांस ले लेते हैं? जो सबसे ज्यादा लेते हैं उसकी सबसे कम जानकारी। और मैंने अभी 3 दिन पहले एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस से पढ़कर आए हैं, पुणे के अंदर, उसको एफएमसी के नाम से जानते हैं, उसके गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 20 से 25 साल पुराना उनका कार्डियोलॉजी का अनुभव है, एमसीएच है। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी एमसीएच की क्लास में ये बताया गया क्या कि श्वास की गति और लय कैसी होनी चाहिए, और श्वास का और जीवन का क्या संबंध है, ये आपको कोई चैप्टर था क्या? अरे हमने कहा हमें प्राइमरी में नहीं पढ़ाते, हमें मैट्रिकुलेशन में नहीं पढ़ाते, हमें बायोलॉजी और फिजिक्स में नहीं पढ़ाते, आपको तो पढ़ा देते, आपको तो बता देते, आपको मालूम रहता तो आप ही हमें ठीक कर देते, लेकिन आपको भी नहीं बताया गया। बोलो नहीं साहब हमें तो नहीं बताया गया। उसका चमत्कार क्या है, अगर संभव हुआ तो मैं दिखाऊंगा श्वास का। आज शाम को आपको एक चमत्कार दिखाएंगे, श्वास का क्या चमत्कार होता है, मैजिक क्या होता है। वैसे मैजिक कुछ होता नहीं है, मैंने कल आपसे कहा था चमत्कार प्रकृति में हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जो हो नहीं सकता वो हो ही नहीं सकता, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, तो जब प्रकृति के नियम के कुछ विरुद्ध नहीं हो सकता तो फिर चमत्कार कैसे होगा? तो चमत्कार उस चीज का नाम है जिसका विज्ञान हमें समझ में नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आया, मेरी दादी के लिए लिफ्ट में बैठना चमत्कार था, आज से 40 साल पहले। ये कैसे हो सकता है, बैठ करके कैसे आप ऊपर चले जाएंगे? वो जो उनके लिए चमत्कार, हमारे लिए विज्ञान। मोबाइल भी मेरी माँ जी आज भी पूछ लेती है, बोला आप ये दूर से कैसे चला लेते हैं मोबाइल से? आप मोबाइल में बैठे बैठे आप यहां से देख लेते हैं घर के अंदर किचन में नौकर क्या कर रहा है। उनके लिए चमत्कार है, 85 की है, हमारे लिए विज्ञान है। तो श्वास का क्या चमत्कार है वो शाम को आज हम आपको एक विशिष्ट चीज दिखाने वाले हैं। मैं उसको रहस्य ही रहने देता हूं और फिर आप बताइएगा कि वो चमत्कार है कि नहीं। श्वास प्राण शक्ति है, प्राण का प्रतिनिधित्व करती है। आप नाड़ी वैद्य के पास जाते हैं, नाड़ी वैद्य क्या करता है, यहां छुआ, पहले यहां आप में से दिल्ली वाले जो है पुराने लोग परिचित होंगे, त्रिगुणा वैद्य का नाम सुना होगा, निजामुद्दीन में हुआ करते थे, पद्म विभूषण, उनके बेटे भी पद्म भूषण रहे, मैं भी उनके यहां गया हूं। 1 घंटे में 250 पेशेंट देखते थे, 15 सेकंड में 1। कैसे? जाइए 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 जाइए। वो उन्होंने इससे क्या समझा ये वही जाने, और उन्होंने बीमारी के बाद दवा क्या बताई वो लिखने वाला जाने। तीसरे आदमी को कुछ समझ में नहीं आ सकता। पद्म विभूषण थे, 1 घंटे में 250 पेशेंट देखते थे। जैसे मंदिर में भी मूर्ति के दर्शन करके जाने में समय ज्यादा लगता है, उनके यहां देखने में समय कम लगता था। उनका अनुभव इतना बड़ा था, उसके माध्यम से वो देखते थे। तो नाड़ी वैद्य नाड़ी के चलने से आपको ये बता देगा कि आपको हार्ट की बीमारी है, कि आपको बीपी की बीमारी है, कि आपको डायबिटीज की बीमारी है, कि अनिद्रा की बीमारी है। लेकिन जो स्वर का वैद्य है उसके साथ एक बहुत बड़ी खूबी है। स्वर के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वर से केवल बीमारी का ही नहीं पता चलता, स्वर को ठीक करोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। आप नाड़ी को ठीक नहीं कर सकते, आप नाड़ी को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि बीमारी क्या है, लेकिन आपके हाथ में आपकी पल्स को ठीक करना नहीं है। लेकिन श्वास को ठीक करने का विज्ञान आपके पास है, श्वास को ठीक करने का ज्ञान आपके पास है। यदि श्वास की गति और लय को आप ठीक कर लेते हैं, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो जिस कारण से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में अंतर आया था, उस कारण का समाधान होना शुरू हो जाता है। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने श्वास को व्यवस्थित कर लिया है, श्वास को रिदमिक कर लिया है, श्वास को डीप कर लिया है, श्वास को आपने संगीत में बना लिया है, और आपके शरीर में विकार उसी प्रकार से आता रहे। दोनों चीज साथ में कैसे होंगी? श्वास ठीक रहेगा तो शरीर में जो विकार है, मन में जो विकार है, उसको जाना पड़ेगा। वो दोनों का चोरी दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम
साधना में आ रहे हैं तो केवल साधना के लिए ही नहीं, हमारे जीवन को स्वस्थ और प्रसन्न बनाने के लिए हम श्वास के ऊपर निरंतर काम करें, उसको डिफॉल्ट मोड बना लें। अभी क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी वैसे वैसे हमारी श्वास की गति और लय बिगड़ गई, डिफॉल्ट मोड हमारा गड़बड़ हो गया। पता लगा कि श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट सिकुड़ रहा है, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट फूल रहा है। पहले तो यह उल्टा करना शुरू कर दिया, फिर शैलो श्वास ले रहे हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी तो है 6 लीटर। रामनेर जी कितनी है? 6 लीटर। आपकी कितनी है? आप तो 6 पूरे कर लेते होंगे, बाकी लोग यहाँ क्या बताते हैं आपको? आधा लीटर, 1 लीटर? अभी तो उल्टा ले रहे हैं सर। अभी उल्टा ले रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो पहले तो भी लीटर कितना आएगा वो बात तो बाद में होगी, अभी तो श्वास ही उल्टा ले रहे हैं। फिर क्या है? प्रकृति का इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा नियम है। हिंदी मीडियम वालों को एक दोहा याद होगा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यों बढ़े, बिन बाटे घट जात। याद है किसी को ये? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यों बढ़े, बिन बाटे घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजीब बात है कि ज्ञान जितना बांटते हैं अपना बढ़ता चला जाता है, जब बांटना बंद कर देते हैं तो आपका ज्ञान भी लोप होना शुरू हो जाता है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने एक नियम आपको और देकर भेजा है कि आपके शरीर से जितना अधिक आप काम लेंगे, एक एक कोशिका से आप जितना अधिक काम लेंगे, जितना चैलेंज उसको देंगे, उसकी ताकत बढ़ेगी। जितना आपने उसको रिलैक्स छोड़ दिया, मुझे ये काम भी नहीं करना, ये काम भी नहीं करना, दिमाग से भी काम नहीं लेना, हाथ से भी काम नहीं लेना, पैर से भी काम नहीं लेना, घर में बहू आ गई है, अब सास क्यों काम करेगी, बहू काम करेगी, बहू कह रही है अब आजकल की बहू ये काम नहीं करती, सास ही काम करेगी, सब मामला गड़बड़, दोनों का गड़बड़ हो गया सब। क्योंकि प्रकृति कह रही है कि इससे काम लीजिए, और जिस जिससे आप काम लेना बंद कर देंगे वो धीरे 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 मरना शुरू हो जाएगा। जो हमारे फेफड़ों के साथ हो रहा है, हमने शैलो ब्रीदिंग किया, हमने 6 लीटर सांस लेना था, आधा लीटर सांस ले रहे हैं। फेफड़े अंदर ही अंदर सिकुड़ते चले गए, उनकी सेल्स धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और वो मरनी शुरू हो गई, उनमें रेजुवनेशन नहीं रहा। अब अगर वो फेफड़े पूरे नहीं फूल रहे, ऑक्सीजन अंदर पूरी नहीं जा रही, तो जीवन तो ऑक्सीजन से चल रहा है। जीवन तो कल मैंने आपसे बताया था जीवन कैसे चल रहा है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है, वो ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर यहां से हमारे पेट्रोल पंप से न्यूट्रिशन को उठाती है। यहां पेट्रोल पंप है जहां पे पेट्रोल रखा हुआ है, यहां पे सारा न्यूट्रिशन है हमारा, तो यहां से वो हवा लेती है। जो कार चलाते हैं, कार की हवा वो बाहर वाले उठा लेता है कि साथ वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको उठा लो और उससे हम गाड़ी चलाएंगे। लेकिन हमारी मशीन सुपर इंटेलिजेंट मशीन है, वो कहते हैं नहीं 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 भाई साहब, ये बाहर वाली ऑक्सीजन नहीं चलेगी, फिल्टर्ड ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से जो फिल्टर होकर के जो ऑक्सीजन गई है, प्रोसेस होकर के गई है, जब नाक से आपने श्वास लिया है तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिला दिया गया है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड केवल नाक से श्वास लेने में ही मिलेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी सारी नसों को खोलने का काम करता है। नहीं तो अगर मुंह से आप सांस लेंगे तो सारी नसें बंद होनी शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिएगा कि जिसको बहुत पुरानी कोल्ड की समस्या हो और मुंह से जो ज्यादा से ज्यादा सांस लेता हो, उसको निश्चित रूप से हार्ट की समस्या आएगी, आएगी ही आएगी। क्योंकि मुंह से आप सांस लेंगे तो आपकी नाक से जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा, नसें नहीं खुलेंगी, तो वो जैम होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे कि आपको स्लीप एपनिया हो रहा है, तो इस कारण से आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपने नाक से श्वास लिया, शुद्ध ऑक्सीजन भीतर गई, फेफड़ों को पूरा फुलाया, उसके अंदर पूरी की पूरी ऑक्सीजन भर गई, रक्त के साथ मिली, पेट्रोल पंप से उसने न्यूट्रिशन को उठाया, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया गया। क्योंकि इस फैक्ट्री का काम है कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें से जो शरीर के लिए जरूरत है उतना बना लीजिए, उतना ही मैन्युफैक्चर कीजिए और उतना ही बना लीजिए, और बाकी सबको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंक दीजिए। ज्यादा भी नहीं बनाता। आपको 5 बादाम की जरूरत है और आपने 25 बादाम खा लिए, तो ये कहेंगे कि भाई साहब 5 की जरूरत थी, बाकी 20 मेरे पास समय नहीं है, इसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंकिए। हाँ, ये जरूर है कि उस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंकने पे उस शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। जो काम उसको पचाने में करना चाहिए था, जो एनर्जी पचाने में लगानी चाहिए थी, वो उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर फेंकने पर मेहनत करनी पड़ेगी।
तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा खाने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा खाने से हो सकता है कम एनर्जी मिले, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी उस वेस्ट प्रोडक्ट को सफाई करने में, गली की सफाई करने में, कूड़े को उठवाने में लगानी पड़ सकती है। नहीं तो आपका घर सारे लोग मिलकर के सफाई रखें, कूड़ा करकट नहीं फेंकना, तो सड़क अपने आप साफ रहेगी। सब उसके ऊपर कूड़ा फेंकते रहेंगे तो पता लगा 2 आदमी केवल सफाई के लिए रखने पड़ रहे हैं, जो काम अपने साथ कर रहे हैं इस कूड़ेदान के साथ, तो वो प्रॉब्लम हो जाती। यहां से न्यूट्रिशन मिला, रक्त के साथ मिलकर के एक एक सेल के अंदर गया। कितने सेल हमारे पास, कितने इंजन है? गाड़ी के पास 1 और हमारे पास कितने इंजन है? 6 ट्रिलियन, 6 खरब इंजन हमारे पास है। हर इंजन जो है वो हर वक्त एनर्जी बना रहा है। तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलकर के सेल के पास पहुंचे और उसने वहां सेल के अंदर घुस करके माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन बनाने के साथ और इनके साथ मिलकर के एनर्जी को पैदा करने का काम शुरू कर दिया। गाड़ी के इंजन में उसने एनर्जी पैदा की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया, धुएं को बाहर फेंक दिया। वही काम हमारी सेल करती है कि उसने यहां पर एनर्जी को पैदा किया और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अब जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी उतना ही ज्यादा हम ऊर्जावान होंगे, उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ होंगे। लेकिन वो एनर्जी तभी तो बनेगी जब हमारी ऑक्सीजन का इंटेक पूरा होगा। 6 लीटर की जगह यदि आप ½ लीटर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फिर वो सेल कितना बना पाएगी? उसके पास तो बचा ही नहीं। एक दूसरा परिणाम इसका और होगा कि जब आप ½ लीटर ले रहे हैं और ½ लीटर लेकर के ही उसको एक एक सेल के पास पहुंचा रहे हैं, तो आपको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, फटाफट 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 धोखनी की तरह चलाना पड़ेगा। जब धोखनी की तरह चलाएंगे, सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी तो उस सेल के पास एक ही माउथ है, एक ही मुख है। वो एक मुख के अंदर अब क्या है कि जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती, उससे पहले ऑक्सीजन की नेक्स्ट सप्लाई आ गई। तो उसने कहा कि मैं ऑक्सीजन भीतर रहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकूं। अब बीच में लट्ठम लट्ठ। तो नतीजा क्या है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलनी चाहिए थी वो पूरी बाहर नहीं निकली, आधी भीतर रह गई। और जितनी ऑक्सीजन को भीतर जानी चाहिए थी वो भीतर नहीं गई, वो बाहर रह गई। जिसको भीतर जाना चाहिए था वो बाहर, जिसको बाहर निकलना चाहिए था वो भीतर। मेहनत 4 गुना। 15 की जगह 1 मिनट में 20 श्वास ले रहे हैं, वैसे 15-17 लेते हैं, मतलब कि 20-22 ले रहे हैं। दे धक्का धक्का दे धड़ाधड़ श्वास ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी पैदा तो 1/4 हो रही है, 1/3 हो रही है, हाफ एनर्जी पैदा हो रही है। उसकी जगह यदि आपने धीमे धीमे श्वास लिया, धीमे धीमे श्वास लेकर के आपके फेफड़ों को पूरा भर लिया और फिर उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिलकर के न्यूट्रिशन यहां से लेकर के वहां एक एक सेल के पास पहुंचाया, तो उसको सफिशिएंट टाइम मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर फेंक दे और ऑक्सीजन को पूरा एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए कि जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया और अपने आप को रोक कर बैठ गए कि भैया अभी आपको बॉक्स ब्रीदिंग करवा दी ना, आज बॉक्स ब्रीदिंग हो गई अजय जी? हाँ, तो आपको मालूम है 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड छोड़ा और 5 सेकंड बाहर रोका। तो छोड़ने के बाद जब आपने बाहर रोका तो एक एक सेल चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी भूख लगी है, मम्मी मम्मी भूख लगी है। तो जब उसने जोर से चिल्लाया तो अब स्ट्रगल कर रही है। 6 ट्रिलियन सेल्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। वो जितना स्ट्रगल करेंगी उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी। हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड करके, ओवर प्रोटेक्टेड करके कमजोर बना दिया। थोड़ा सा भी चैलेंज आता है बच्चा घबराना शुरू कर देता है, मम्मी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, मेरा पीयर ग्रुप के अंदर प्रेशर में नहीं हो रहा, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, मैं पढ़ाई में फेल हो गया। दे जस्ट डोंट नो वेयर टू गो बिकॉज़ कि उसको जरूरत नहीं है, दिए जा रहे हैं। हम 3 साल के बच्चे के साथ कर रहे हैं, अभी खाओ, 3 घंटे हो गए, खाना पड़ेगा, देख भूख लगी होगी तुझे। वो कह रहे मम्मी भूख नहीं लगी। बोलो नहीं, 3 घंटे हो गए भाई, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे के बाद देना है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट नहीं हुए। डाइजेस्टिव जूसेस जब सिक्रीट होंगे जबकि उसके मन में उसको जरूरत होगी शरीर को, जब शरीर को जरूरत होगी, भूख लगेगी, तब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब इसको खाना दीजिए। लेकिन हम ना तो ब्रेन का सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, ना डाइजेस्टिव जूसेस का इंतजार कर रहे हैं, दे दनादन चाहे ब्रीदिंग हो चाहे भोजन हो दिए चले जा रहे हैं। तो फिर बिना डाइजेस्टिव जूसेस के फूड डाइजेस्ट तो होगा नहीं, पेट भरेगा, इतने वाला काम हो जाएगा। तो अब जब हमने श्वास को बाहर निकाल दिया और श्वास को बाहर निकाल करके रोक करके बैठ गए कि भाई साहब अभी तो मूड नहीं है, 5 सेकंड के बाद बात करेंगे। पहले तो 1.5 सेकंड में सांस ले रहे थे,
अब 5 सेकंड पहले तो 1.5 सेकंड में लिया, 1.5 सेकंड में छोड़ा। अब कह रहे हैं कि भाई साहब 10 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में छोड़ना। 1 मिनट के अंदर 3 सांस, पहले 20 सेकंड के अंदर 1 सांस। अब 20 सेकंड में 1 सांस, पहले 1 मिनट में 20। इतना अंतर आ गया तो वो चिल्लाएगी सेल। अब चिल्लाएगी तो उसकी ताकत बढ़ेगी। दे विल लर्न टू, जैसे हमारे फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग क्यों करते हैं? फास्टिंग करने का मतलब वी आर पुटिंग एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी टू चैलेंज एंड टू सर्वाइव विदाउट द एक्सटर्नल सपोर्ट। तो उनकी इनहेरेंट पावर जो है वो डेवलप होती है। दे बिकम स्ट्रोंगर फ्रॉम विद इन। दे आर नाउ गुड इनफ टू फाइट विद एनी डिजीज। और जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट है, जो बाहर से आकर के हमें अटैक कर रहे हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू सर्वाइव विदाउट फीडिंग। तो उनको फूड ही नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं भाई साहब हम तो यहाँ एक्स्ट्रा खाने के लिए आए थे, आप खुद ही भूखे मर रहे हैं, तो हमें कहां से मिलेगा? तो कहे भाई साहब हम चल दिए, जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, उपवास रख के देखिए। वो कहेगा साहब हम तो आए थे इसलिए, इन्फेक्शन तो इसलिए हुआ था कि आपके यहां से खाना मिलेगा, आप खुद ही खाना बंद करके बैठे हो, मुझे क्या मिलने वाला है? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का फास्टिंग बहुत बड़ा तरीका है। तो ऐसे ही इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का ब्रेथ फास्टिंग भी बहुत बड़ा तरीका है। तो हम ब्रेथ फास्टिंग आपको करवा रहे हैं, जब हम आपको लॉन्गर ब्रीदिंग करवा रहे हैं। अब आपने जब उसको कहा मम्मी 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 चिल्ला रहा हूं मैं, जब सेल चिल्ला रही है, तब आपने डीप ब्रीदिंग किया। डीप ब्रीदिंग करके और आपने रोक करके बैठ गए कि ब्रीदिंग तो कर लिया और अभी रोक करके बैठे हैं, बाहर रिलीज नहीं कर रहे। ऐसा लिया ना आपने, फिर रोक के बैठ गए, रिलीज नहीं किया, तो क्या हुआ? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सारी नसों में भर गई, क्योंकि आपने बाहर तो छोड़ा नहीं है। तो कहां जाएगी? वो सारे के सारे ऑक्सीजन तो भीतर चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड सेल ने रिलीज कर दी। रिलीज करने के बाद आपने नोस्ट्रिल से उसको बाहर निकाला नहीं, तो सारी नसें फूलेंगी, एक एक नस फूलेगी तो वो ओपन अप होंगी। जो हार्डन हो रही थी वो स्मूदन होनी शुरू हो जाएंगी। उनके बीच में जो टॉक्सिक वेस्ट जमा हुआ था, उस टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालना शुरू कर देगा। अपने आप हार्पिक का काम करेगी, अपने आप उसको सफाई करने का काम करेगी। एक काम और भी होगा, पहले एनर्जी पैदा हो रही थी 1/4, मेहनत कर रहे थे 4 गुना। अब एनर्जी पैदा हो रही है 4 गुना, मेहनत कर रही है 1/4। तो एक तो सांसों की संख्या कम हो गई, एक साल में 1 करोड़ की जगह 25 लाख रह गए। तो आप मान सकते हैं कि 75 लाख जितनी उम्र अपने को और मिल गई, कम से कम स्वस्थ तो मिल ही जाएगी, है ना? खर्च नहीं किया ना, जितने मेरा एफडी में जितने स्वास्थ्य जमा है उतने तो जमा है ही है ना। तो मैंने खर्च नहीं किए उनको, अपने रोक के बैठे हैं, जब जरूरत होगी तब उनको यूज करेंगे। तो लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, एटलीस्ट हैप्पी लाइफ तो हमारी बढ़ गई। और दूसरा, जब मैं इसको रोक करके बैठा तो मेरी एनर्जी खूब पैदा हुई। अब वो पहले क्या हो रहा था, रैशनिंग हो रही थी, एनर्जी कम पैदा हो रही थी। और यहां सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम है, इसको बाहर से पूछना नहीं पड़ता, अपने आप काम करता है। उसने कहा भाई साहब ऐसा कीजिए, अभी यहां पर कम दीजिए, चलो एक बार के लिए, पहले इसको ज्यादा जरूरत है इसको दे दीजिए, इसको ज्यादा जरूरत है इसको दे दीजिए, इसको ज्यादा जरूरत है इसको दे दीजिए। तो जहां जहां क्रिटिकल ऑर्गन्स है उनको कहा इनको तो अभी एक बार एनर्जी दे दीजिए, बाहर वालों को थोड़ी थोड़ी सप्लाई। पलवी जी करते हैं ना हम लोग कि राशनिंग कर दीजिए, राशन की दुकान खोली हुई है, तो हमने वहां पर राशन की दुकान खोली हुई है। और एक जमाना था जब मैंने बताया कि सिगरेट की ब्लैक भी होती थी, कि सिगरेट भी नहीं मिलती, सीमेंट भी नहीं मिलती, घी भी नहीं मिलता, आटा भी नहीं मिलता, गेहूं भी नहीं मिलता, साबुन भी नहीं मिलता। एक जमाना था, राशनिंग होती थी हर चीज की। सीमेंट चाहिए तो सब लाइन में लग जाइए, साबुन लाइफ बॉय के साबुन चाहिए तो लाइन में लग जाइए। हमने लाइन में लग करके लाइफ बॉय के साबुन और सीमेंट दोनों खरीदी हुई है, केरोसिन का तेल खरीदा हुआ है, घी खरीदा हुआ है, गेहूं खरीदा हुआ है, चीनी खरीदी हुई है, चावल खरीदा हुआ है, जो चीज लीजिए हमने सब राशन के लाइन में खरीदा। तो ये राशनिंग कर दी हम लोगों ने। लेकिन यदि सप्लाई पूरी है तो हर दुकानदार आवाज मार रहे हैं कि भाई साहब आप तो मेरी दुकान के सामने से गुजर जा रहे हैं, आप हमारे से ले लिया कीजिए ना, मैं आपको और सस्ता दे रहा हूं। तो वही हमारी बॉडी के साथ हो रहा है कि वन देयर इज एब्सोल्यूट सप्लाई, कोई है ही नहीं, कमी नहीं है। तो ब्रेन कह रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, मुझे एनर्जी चाहिए, बोलो लो कितनी चाहिए और चाहिए, दिस इज एनफ सप्लाई। घुटने कह रहे हैं मुझे सप्लाई की जरूरत है, बोलो ले लीजिए, सबको सप्लाई मिल रही है। तो एवरी सेल ऑफ माइंड इज गेटिंग रेजुविनेटेड, ऑल 6 ट्रिलियन सेल्स आर गेटिंग बेनिफिटेड 2 वेज। एक, दे आर बीइंग पुट टू चैलेंज। तो जितना उनको आप चैलेंज को पुटअप करोगे, जैसे हम सुबह दौड़ने जाते हैं, आपको यार आराम से धीरे धीरे चल करके आए, कुछ नहीं होगा। आपने थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग किया, किसी ने रनिंग किया, तो जितना आप करेंगे उतनी आपकी मजबूती आ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि वातावरण के अंदर कोई टॉनिक घुला हुआ था और उस टॉनिक ने आपने अंदर जैसे आप दौड़े तो घुस गया। वो तो आपकी सेल्स को चैलेंज किया उन्होंने, तो उन्होंने तो अपनी एनर्जी को जनरेट किया ना।
तो ऐसे ही वो एनर्जी भीतर हमारे जनरेट हुई और उसने एक एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट किया, हर सेल हमारी मजबूत होनी शुरू हो गई। ब्रेन की सेल आपको पता लगा, आपकी मेमोरी में सुधार होना शुरू हो गया, आपकी नींद में सुधार होना शुरू हो गया, आपका रिकॉल रिटेंशन होना शुरू हो गया, आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया, आपका जो है वो एंगर के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो गया, आपका जो है डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो गया, आपका फियर खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल चेंज है वो मेंटल और इमोशनल चेंजेस में फर्क लाते हैं, जो इमोशनल और मेंटल चेंजेस है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस पर असर लेकर के आते हैं, और दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। किसी एक को पकड़ लीजिए, सारे पकड़ने आ जाएंगे, सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आंखों की पुतलियों का घूमना, श्वास का चलना, एक एक सेल का वाइब्रेट होना, सब चीजें, विचारों का आना, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। विचार को पकड़ लीजिए, श्वास पकड़ में आ जाएगा, श्वास को पकड़ लीजिए, विचार पकड़ में आ जाएगा। आंखों की पुतलियों को त्राटक के ऊपर लगा दीजिए, अपने आप जहां आपने वहां टिकाया, तो वैसे ही श्वास को मंद होना पड़ेगा, शरीर को स्थिर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शरीर हिलता रहे और आप त्राटक की साधना कर लीजिए, आपकी पुतली वहां पे जाकर के केंद्रित हो जाएगी, तो श्वास को मंद होना पड़ेगा। क्योंकि श्वास के हिलने से आंख की पुतली हिलेगी। महावीर नासाग्र पर ध्यान करते थे। महावीर ने 12.5 साल की साधना की, वे यहां पर ध्यान करते थे। आंख की पुतली, आधी आंख खुली, आधी आंख बंद, और यहां पर ध्यान केंद्रित। अब जब वो यहां टिक गया तो श्वास को टिकना पड़ेगा, शरीर की एक एक कोशिका को टिकना पड़ेगा, विचारों को टिकना पड़ेगा, और जब वो एकाग्र हो जाएंगे तब वो ग्रोथ से सटल को देखना शुरू करेंगे, और सटल को देखते देखते वहां पहुंच जाएंगे जहां प्रकृति के सारे रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। और प्रकृति के इन सारे रहस्यों के स्पष्ट होने का नाम है कैवल्य की प्राप्ति। महावीर वो कर रहे थे। तो हमें श्वास के माध्यम से और बहुत सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। तो जैसे ही हम श्वास की प्रक्रिया को डिफॉल्ट मोड में लाकर के बार बार उसकी साधना करते हैं, वैसे वैसे हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसके आपको अलग अलग प्रयोग हम करवा रहे हैं। हम आपको सहज श्वास का प्रयोग करवा रहे हैं, ठीक है, इसको सेटल डाउन होने दीजिए। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी श्वास का प्रयोग है। एक तरफ वाइब्रेशंस हो रहा है जो आपके पीनियल पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर रहा है, ब्रेन सेल्स को रेजुविनेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, थ्रोट को, थाइमस को या थायराइड को ठीक कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ 1 मिनट में 20 की जगह 1 मिनट में यहां पर भी आपके लगभग 3 या 4 श्वास हो गए। श्वास की गति और लय अपने आप स्थिर हो गई। एक्सहेल से इनहेल से एक्सहेल में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, जो कि योगिक ब्रीदिंग का रूल है। तो वहां से हमने शुरू किया, हमने कहा फिर श्वास को संगीत में हो जाने दीजिए, सूक्ष्म हो जाने दीजिए। फिर हमने आपको बॉक्स ब्रीदिंग का प्रयोग करवाया कि आप इस ढंग से सिस्टेमेटिकली, बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब हु इज ड्राइविंग द ब्रेथ नाउ, यू आर द मास्टर। अब डिफॉल्ट के अंदर सांस नहीं चल रही है, प्राण शक्ति, श्वास का मतलब प्राण शक्ति। तो पहले श्वास अपनी मर्जी से चल रही थी, अब श्वास जैसे आप चला रहे हैं वैसी चल रही है। आपका निर्णय है कि यह श्वास कैसी चलेगी। आपने कहा कि तुम्हें सम रहकर चलना है, समताल, बॉक्स ब्रीदिंग, इतने समय लेना है, इतने समय रुकना है, इतने समय छोड़ना है, इतने समय फिर रुकना है, और मैं डिसाइड करूंगा। मैं केसी जैन, ये बॉडी नहीं, मैं केसी जैन शुद्ध आत्मस्वरूप यह निर्णय लूंगा। जो मैं, मेरे भीतर है, वो निर्णय लेगा मेरी श्वास को कैसे चलना है। और इस श्वास के ऊपर इस यात्रा को जितना हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उतना हम सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए श्वास के इस रहस्य को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए था, वो ज्ञान हमें जीवन के आखिर तक नहीं मिल पाया, उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। आनंद की बात है कि पश्चिम में इस पर जितनी शोध हुई है, हमारे यहां उसके मुकाबले में उस रूप में शोध कम हुई है। मान्यता तो है, साहित्य भी लिखा गया है, लेकिन जिस वैज्ञानिक रूप से पश्चिम में शोध हुई है, वैसी शोध हमारे यहां अभी भी अवेटेड है, वैसी हुई नहीं है। लेकिन हमारा कोई आग्रह नहीं है, जहां से भी ज्ञान मिले वो फिर एक दो आए कि भैया जो सोना कीचड़ में भी पड़ा मिले तो उठा लेना चाहिए। तो हमें कहीं से भी मिले तो हम उसको उठा लेंगे, हम उससे उसको वैलिडेट करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप श्वास के ऊपर जितना अधिक ध्यान देंगे, इसलिए हम आपको बार बार प्रयोग करवा रहे हैं।
सुबह उठे श्वास का प्रयोग, रात को सोए श्वास का प्रयोग, दिन में कीजिए श्वास का प्रयोग। बार बार हम आपको प्रयोग करवा रहे हैं कि जब तक आप जाएं तब तक वह आपकी आदत में शुमार हो जाए, तब तक वह आपका डिफॉल्ट मोड बन जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं 15 मिनट रोज बॉक्स ब्रीदिंग कर लीजिए और 27 दिन के बाद मेरे पास आकर के आप ये झूठ बोल दीजिए कि मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ और मैं सरेंडर कर दूंगा। असंभव है ये, आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। 15 मिनट 27 दिन, क्योंकि 27 दिन का साइकिल होता है बॉडी का हमारा, बहनें जानती हैं। 27 दिन 15 मिनट बॉक्स ब्रीदिंग कर लीजिए और चमत्कार देख लीजिए। आप कहेंगे कि साहब ये क्या परिवर्तन हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो मेरी बड़ी पुरानी चीज थी, इसका समाधान कैसे निकलना शुरू हो गया। और कदम अगर आप बढ़ाएंगे, इसमें और बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। जब श्वास के साथ एकाग्रता सधेगी, श्वास भीतर लेते समय आप जो संकल्प लेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो संकल्प फलित होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए मुझे आपके साथ एक अलग सेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। थॉट एनर्जी, कल ब्रीफली मैंने टच किया था आपका थॉट एनर्जी। तो थॉट एनर्जी कैसे है और कैसे उसको आप थॉट को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका विज्ञान क्या है, कल ब्रीफली मैंने टच किया था। उसको फिर अभी कभी अवसर मिलेगा तो आपके साथ विस्तार में उस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज मैं चाहता था कि आपके साथ श्वास के विज्ञान के बारे में बात की जाए, तो थोड़ा मैंने उसको टच करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि आपको ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। आपका प्रश्न था जी। आज ये बॉक्स ब्रीदिंग की बात मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने बोला है जी। इसमें से ये एक्सपीरियंस है मेरा कि जब श्वास लेते हैं हम, उसके बाद तो होल्ड कर लेते हैं, ये श्वास छोड़ते हैं उसके बाद जो होल्ड। जी, ये केवल आपका अनुभव नहीं है, ये सभी का अनुभव है। इसलिए कि हमने अपने आप को कभी चैलेंज में पुटअप ही नहीं किया ना। ओवर फीडिंग तो हो रही है, भूखे रहने का तो अभ्यास ही नहीं है। कितने फास्ट करते हैं भाई साहब आप महीने में? फास्ट तो सर मैं नहीं, आप सीधा बताइए ना, फास्ट एक महीने में कितना करते हैं? फास्ट वैसे चाहिए। जी बिल्कुल, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि कभी शरीर को भूखे रखने का आपने अभ्यास ही नहीं करवाया इतने सालों की उम्र में। उसको थोड़ा सा भूखा तो रखते हैं, उसको अभ्यास देते हैं। हमारे यहाँ जैनियों में 8-8 साल के बच्चे उपवास कर लेते हैं क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग दी हुई है। मेरी बिटिया बिट्स पिलानी पढ़ने के लिए गई 2007 में, तो 15 दिन हुए थे वहां, उसका फोन आया। आता ही आजकल फोन मिल गया तो बात होती है, नहीं तो मम्मी पापा भूल जाते थे कि बच्चे कौन से शहर में पढ़ रहे हैं। तो कैसा है बेटे? डैड एवरीथिंग इज फाइन बट यू नो इट्स हॉरिबल हियर। व्हाट इज हॉरिबल? डैड एज फैकल्टी और वो तो सब बहुत बड़ी, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन कमरे जो है 60s के बने हुए पिजन होल्स हैं, लाइट नहीं रहती है। तो रात को जब सो करके सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि पसीने में इतना नहा गए कि नहाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नहाने के लिए पानी नहीं मिलता। तो इट्स टेरिबल। तो मैंने उससे कहा इंस्टेंटली, मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी। डैड आर यू जोकिंग? मैंने कहा नो आई एम सीरियस, आई एम वेरी हैप्पी। तो कहने लगे डैड बट वुड यू प्लीज टेल मी एज टू व्हाई यू आर सेइंग सो। तो मैंने कहा इसलिए कह रहा हूं, वी आर ए ज्वाइंट फैमिली, माय यंगर ब्रदर इज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड आई वाज ब्यूरोक्रेट and we have all been under the same roof all our life. I mean that's a very unique combination which you probably may not come across anywhere else. तो मैंने कहा कि बेटे ऐसा है कि तुम्हें आईपैड की जरूरत होती तो झट से चाचू को बोल देते कि चाचू आई नीड आईपैड, तुम्हें मालूम है पापा तो दिलाएंगे नहीं। और तुम्हें अपने फ्रेंड की वीआईपी कोटा में ट्रेन की रिजर्वेशन की जरूरत होती तो पापा को बोल देती, पापा माय 2 फ्रेंड्स वांट टू ज्वाइन मी, कैन यू हैव अ टिकट बुक्ड फॉर देम। तो तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू, आराम से तुम्हारे काम हो रहे। एयर कंडीशन गाड़ी में चल रही हो, एक गाड़ी पापा के पास है, 2 चाचू के पास है, तो चाचू चाहे मेट्रो में बैठ के चले जाए, तुम तो गाड़ी में बैठ के जाओगे, नहीं तो डैडी वाली गाड़ी मंगवा लोगी। तो दुनिया तो ऐसी है नहीं बेटे, सारी जीवन तो ऐसा, सफलता तो ऐसे मिलने नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें इंजीनियरिंग तो मैं पढ़ा लूंगा बिट्स में, बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में तुम्हें मिल गया एडमिशन, लेकिन तुम्हें जिंदगी कैसे पढ़ाऊंगा? क्योंकि जब तक तुम पूरी करके आओगी तब तक तुम अगले घर जाने की तैयारी कर देंगे तुम्हारी। तो वहां तुम्हें अगर लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कैसे कर पाऊंगा? वो पढ़ाई कहां कब कैसे देंगे? ये तुम्हें वहां मिल रही है ना, ये मैं बड़ा खुश हूं। तुम अपने आप मैनेज करो बेटे, मुझे नहीं मालूम। तो समर वेकेशन में आती थी तो वो एसी नहीं चलाती थी, डैड आई हैव टू गो बैक।
वहां मेरे पास एसी नहीं है। मैं कहता बेटे वो कहने लगे मेरे छोटे ब्रदर की मेरी लड़ाई होती, तो भैया आप क्या करते रहते हैं, आप बहुत ही ज्यादा जो है ना बच्चों को करते हैं, गाड़ी भेज देते हैं ले आएंगे 200 किलोमीटर सारा। मैंने कहा 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की बात नहीं है, उसे बस में चढ़ना और मैनेज करना, जहां पे उसको सीट नहीं मिले खड़े खड़े आना 4 घंटे 5 घंटे, उसका अभ्यास होना चाहिए। शी विल नेवर फील टेरिफाइड इन लाइफ कि मेरे पास आज अगर कार नहीं है तो हेवंस हैव नॉट फॉलन, हेवंस अदरवाइज आल्सो डोंट फॉल, तो हेवंस हैव नॉट फॉलन। आज उसके बाद उसको शी शुड नॉट गेट फ्राइटेंड। तो ये जब हम उपवास करते हैं, व्हेन वी पुट ईच सेल ऑफ आवर बॉडी टू चैलेंज, दे गेट स्ट्रेंथेंड, उनकी ताकत बढ़ जाती है, वो मजबूत हो जाती है। हमने उनको ओवर फीडिंग करके नई मम्मियों की तरह बच्चों को कमजोर बना दिया कि हर 3 घंटे के बाद तुझे खाना ही खाना है। तो भाई साहब आपका जवाब इस बात में छुपा है कि हमने अभ्यास ही नहीं किया। जब खाने का नहीं किया तो श्वास का कहां से करेंगे, ये धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब जबरदस्ती मत कीजिएगा बिल्कुल भी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जैन साहब ने बोला है आज ही ठीक कर देना है तो कोई शाम को मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि चाहे हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो चाहे नेचुरोपैथ हो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका जितना जितना धीरे धीरे अभ्यास हो सके उतना अभ्यास कीजिएगा, लेकिन श्वास को बाहर रोकने के अभ्यास से हो पाएगा। हमने प्रैक्टिस की है 60 साल, आपके और भाई साहब 60 के करीब तो हो गई होगी, 74, अरे वाह, तो 14 साल तो कम नजर आ रहे हैं, फिर तो मैंने ठीक ही किया। तो 74 साल आपने प्रैक्टिस की है कि श्वास को किसी भी हालत के अंदर 1 सेकंड के लिए भी रोकना नहीं है। 74 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, दिन नहीं, घंटे तो देने पड़ेंगे जब तक ये प्रैक्टिस थोड़ी सी डेवलप हो। इतना समय तो हमें देना पड़ेगा।